So guys, welcome to my channel EcoMaster and today's video is about price elasticity of demand. इसके पिछले टॉपिक में पिछली वीडियो में हमने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बेसिक्स बताए थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में, ताकि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाए कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो यही चैप्टर 6 रहेगा, क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अभी भी मैंने आपको हर वीडियो में पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, आप पिछली वीडियोस को थोड़ा देखेंगे, अच्छे से उनको देख के आइए, तभी इस वीडियो पे पहुंचिए, चैप्टर 6 पे पहुंचिए। स्टार्टिंग के चैप्टर्स पहले कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि उनमें हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक्स बता रखे हैं। उन बेसिक्स को ही आगे बढ़ा के थोड़ा डिटेल में गए हैं हम। तो इसमें भी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक तो आएगा, कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे चीजें आएंगी जिनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए आप पिछली वीडियोस जरूर देख के आइएगा, तभी इस वीडियो पे पहुंचिएगा। तो ये है चैप्टर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें हम देखते हैं पहले क्या क्या जो है टॉपिक्स रहेंगे। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तीसरा मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज मेथड। अभी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था इलास्टिसिटी क्या था, जब पिछले वीडियो में हम आखिर में हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे थे कि मैंने आपको एक रबर बैंड का एग्जांपल लेके दिया था। कुछ रबर बैंड्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा खींचो तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा खींचने पर भी वो थोड़ा ही स्ट्रेच हो पाते हैं। दोनों में फर्क पड़ रहा है ना। थोड़ा यही चीज यहाँ पे है कि वो चीज कितनी इलास्टिक है, कितना ज्यादा उसमें चेंज आ सकता है। थोड़ा सा चेंज करने में एक चीज को दूसरी चीज में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए, या बहुत ज्यादा चेंज करने के बाद भी दूसरी चीज में थोड़ा सा ही चेंज आए। तो यही चीज बेसिकली हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी में। हमने देखा था जैसे प्राइस और डिमांड का अपोजिट रिलेशनशिप होता है, हमने सिर्फ इतना ही देखा था, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, यही हमने बस देखा था। लेकिन अब वो कितना इंक्रीज होता है कितना डिक्रीज होता है उसका भी तो हमें मेजर करना आना चाहिए ना, एग्जैक्ट पता लगे कि कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कितना ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। उसके लिए ही हम इलास्टिसिटी यूज करते हैं, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट। ओके, तो इलास्टिसिटी खाली प्राइस को लेके नहीं होता। यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, लेकिन यहाँ पे खाली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऊपर लिखा है। तो इलास्टिसिटी के और भी बहुत सारे होते हैं फैक्टर्स, उनके बारे में भी हम देखेंगे जब हम ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी मेजर करने का मेथड क्या है, तो यहाँ पे इस मेथड का नाम है परसेंटेज चेंज मेथड। इसके बारे में भी हम डिटेल में जाएंगे कि कैसे जो है परसेंटेज चेंज मेथड को यूज करके हम निकाल सकते हैं अलग अलग सिचुएशन, डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। अब कोई सिचुएशन तो ऐसे होती है जहां पे इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, थोड़े से चेंज से प्राइस में या किसी और फैक्टर में डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है। कोई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे बहुत ज्यादा प्राइस या इनकम ऐसे फैक्टर्स में चेंज होने के बावजूद भी डिमांड में बहुत जरा सा चेंज आ पाता है। तो यही चीज अलग अलग सिचुएशंस हैं, उनके बारे में अपन जानेंगे। और फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो हमारा पहला यही है टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे देखिए, इट मेजर द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरियस डिटरमिनेंट्स। यही चीज है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है कितनी चेंज हो जाती है, किसके रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेरियस डिटरमिनेंट्स। वेरियस डिटरमिनेंट्स यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे प्राइस, इनकम और क्रॉस प्राइस। क्रॉस प्राइस आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आगे जैसे सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस, अपना खुद का प्राइस, इनकम तो आपको पता ही है जो कंज्यूमर की खुद की इनकम है। ऐसे ही डिटरमिनेंट्स के चेंज में अलग अलग जो डिटरमिनेंट्स के चेंज में होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज हो पाती है। ओके, इट मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन प्राइस। यही चीज ये मेजर करती है कि कितना जो है रिस्पॉन्स कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, किसको लेके, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस के चेंज होने से, या फिर अदर गुड्स यानी रिलेटेड गुड्स, या फिर क्रॉस प्राइस यू कैन से, और या फिर इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम से भी उसमें जो है वो कितना ज्यादा उसको लेके डिमांड रिस्पॉन्स कर रहा है। तो यही चीजें यहाँ पे आएंगी। जो प्राइस को लेके हम निकालते हैं, प्राइस को चेंज के लेके हम क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज निकालते हैं, उसकी इलास्टिसिटी निकालते हैं, तो वो कहलाती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इनकम को लेके होती है वो होती है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो क्रॉस प्राइस को होता है वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ओके, दूसरा हमारा टॉपिक यही, मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द डिग्री ऑफ चेंज इन
डिमांड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ओन प्राइस, के अगर खुद के उसके प्राइस में कितना चेंज आया, उसको लेके डिमांड में कितना चेंज आया। अब ये देखिए, ये तीसरा टॉपिक हमारा परसेंटेज चेंज को लेके है। परसेंटेज चेंज मेथड हम यूज करते हैं। तो इसमें हम बेसिकली यही चीज आप मान सकते हो कि अब हमने देखा कि प्राइस और डिमांड का अपोजिट रिलेशन है। ओके, तो समझो कुछ परसेंट चेंज आया है प्राइस में, उसको लेके डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया वो हम निकाल सकते हैं इसी मेथड के थ्रू। ओके, समझ लो 10% जो है प्राइस चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 20% बढ़ रही है। ओके, तो ये चीज एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो परसेंटेज चेंज मेथड में तो कितना परसेंट चेंज आ रहा है प्राइस को लेके क्वांटिटी डिमांडेड में। ओके, सो दिस इज द टॉपिक ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ हम बात करेंगे परसेंटेज चेंज मेथड की, जिसका हम बात कर रहे थे। तो अब मेजर कैसे करेंगे? अभी तक तो हमने देखा इलास्टिसिटी होता क्या है, उसका कंसेप्ट जाना, लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, उसके पीछे का तरीका क्या है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। सबसे पहले तो प्राइस चेंज मेथड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है। इट इज elasticity of demand is measured as the ratio between percentage change in quantity demanded and percentage change in price। जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड का और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उन दोनों का रेशियो के बल पे हम निकालते हैं इलास्टिसिटी। सी यहाँ पे लिखा हुआ है ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सबसे पहले तो इसको जरा हम खोलेंगे, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो इसको जब खोलेंगे तो यहाँ ऊपर आएगा चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो यहाँ इनटू 100 आएगा। चेंज इन डिमांड अपॉन में इनिशियल डिमांड से हम निकाल पाएंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यही नीचे चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100, इससे हम निकाल पाएंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसको थोड़ा और उसमें जानते हैं। यहाँ पे देखिए इसी फॉर्मूले को थोड़ा और खोल रखा है। Q1 हमारा जो न्यू प्राइस है, Q0 जो हमारा इनिशियल प्राइस था, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा चेंज आ जाएगा डिवाइड बाय इनिशियल क्वांटिटी। यही जो है P1 माइनस P0, P1 हमारा न्यू प्राइस है, P0 हमारा इनिशियल प्राइस है, और डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100। तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। अब ये 100 से 100 तो कट जाएगा क्योंकि दोनों डिवीजन में है, तो यही चीज यहाँ बन गई। इसको हम चेंज निकालेंगे, इनिशियल चेंज इन प्राइस अपॉन में इनिशियल प्राइस। फिर उसके बाद ये इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे प्राइस को, तो ये अपोजिट हो जाएगा, चेंज इन क्यू बाय इनिशियल क्वांटिटी इनटू प्राइस, इनिशियल प्राइस बाय चेंज इन प्राइस। अगर हम इसको लेफ्ट में और इसको राइट में करें तो ये बन जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड यू कैन से। तो अभी यहाँ पे हर जगह एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये फॉर्मूला हमने फाइनली निकाला है, हर जगह यहाँ पे ये माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन शो कर रहे हैं। माइनस साइन बेसिकली यहाँ पे ये शो करता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। ये तो अभी हमने प्राइस का लेके यूज किया। यही अगर हम इनकम की बात कर रहे होते, ये हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं, यही अगर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे होते, इनकम के साथ एज यू नो पॉजिटिव रिलेशन होता, तो यहाँ पे ये माइनस साइन नहीं आता और ये प्राइस में जितनी जगह प्राइस है वहां पे इनकम आ जाता। दैट इज ऑल। तो यही चीज ये शो करे, क्योंकि इनकम पॉजिटिवली रिलेटेड होता है तो यहाँ पे इनकम में ये नेगेटिव साइन नहीं आता, क्योंकि ये प्राइस है, प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड का, दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम ये परसेंटेज में मेथड यूज कर रहे हैं। हम एब्सोल्यूट भी निकाल सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है, हम यहाँ परसेंटेज मेथड क्यों यूज करते हैं। दीज 2 पॉइंट्स आर टू बी थिंकिंग, इनको सोचना चाहिए कि जो है हम परसेंटेज को यूज करते हैं और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आता ही क्यों है। अगर ये नहीं लगाएंगे नेगेटिव साइन तो क्या कुछ दिक्कत हो जाएगी। चलो इसके बारे में सोचते हैं और लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा डिटेल में जाते। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, ये जो है परसेंटेज में क्यों यूज किया जाता है, ये चेंज इलास्टिसिटी का फॉर्मूला एब्सोल्यूट में क्यों नहीं यूज किया जाता। और दूसरी चीज नेगेटिव साइन
यहाँ पे प्रेफर क्यों किया जाता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि नेगेटिव साइन क्यों होता है, लेकिन उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन हम यहाँ जानेंगे। पहले तो परसेंटेज की बारी, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ ए पार्ट पहला कि प्राइस ऑफ चेयर इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। समझो 10 रुपए से चेयर का प्राइस 20 रुपए हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड जो है डिक्रीज हो गई 50 से 25, आधी हो गई। दूसरा यहाँ है टेबल्स को लेके, टेबल्स का प्राइस 20 से 10 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड जो है 25 से 50 हो गई। यहाँ 50 से 25 हुई या 25 से 50 हुई, यहाँ 10 से 20 हुआ या 20 से 10 हुआ। डू यू थिंक दोनों में कोई फर्क है? यहाँ तो देखने से यही लग रहा है ना कि ये दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेम है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों की सेम है। यहाँ प्राइस डबल हो रहा है, यहाँ प्राइस आधा हो रहा है, यहाँ क्वांटिटी जो है आधी हो रही है, यहाँ क्वांटिटी डबल हो रही है। बात तो वही है, फर्क तो वही पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें, ये जो फॉर्मूला था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, माइनस चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी इंटू में पी बाई क्यू। तो पहले यहाँ हम देखते हैं चेंज इन क्वांटिटी, ए जो है चेयर्स को लेके क्वांटिटी हुई 50 से 25 यानी 25 माइनस 50 माइनस 25। प्राइस चेंज हुआ 10 से 20 यानी 20 माइनस 10 10 इंटू में इनिशियल जो था प्राइस 10 था और इनिशियल क्वांटिटी 50 थी, तो इसकी वैल्यू है 0.5। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा निकला 0.5। दूसरा टेबल्स को लेते हैं, टेबल्स में 50 माइनस 25 यानी कि 25 और 20 माइनस 10 माइनस 20 यानी कि माइनस 10, क्योंकि पहले 20 था अब 10 था तो 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू में इनिशियली 20 था प्राइस और इनिशियली क्वांटिटी 25 था, इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 2। यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ बी यानी कि टेबल्स की मोर देन चेयर, चेयर से ज्यादा है टेबल्स की इलास्टिसिटी, बी पॉइंट यानी टेबल्स की इलास्टिसिटी 2 है, चेयर्स की इलास्टिसिटी 0.5 है। ये क्या शो कर रहा है कि 1% प्राइस के चेंज होने से चेयर्स में 0.5% का फर्क आ रहा है। रही बात 1% प्राइस के चेंज होने से टेबल्स में 2% का चेंज आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है ना इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा है, टेबल्स की। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट मेजर में हमें कुछ पता चल रहा था? नोप, एब्सोल्यूट मेजर में ये बिल्कुल इक्वल लग रहे थे, दोनों ही सेम लग रहे थे। तो इसलिए परसेंटेज मेथड जो है ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा मीनिंगफुल है, वो एग्जैक्ट डिटेल में हमें समझा पाता है जो ये चीज एब्सोल्यूट मेजर नहीं बता पाता। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। वाई माइनस या नेगेटिव साइन प्रीफिक्स्ड एस्टिमेटिंग इलास्टिसिटी। तो यानी कि पहले ही ये पूछ रहा है कि माइनस साइन पहले से ही फिक्स क्यों करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है। यहाँ देखो जैसे फॉर्मूले में माइनस साइन हमने पहले से ही लगा पड़ा है, ये बाद का जो माइनस साइन है जो यहाँ आया जो यहाँ आया वो तो चेंज की वजह से आया ना कि चेंज में बड़ा हुआ है या कम हुआ है, वो चीज बता रहे हैं। लेकिन ये पहले से एक और माइनस साइन यहाँ क्यों आता था? सी यहाँ हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं चेयर्स वाला। अगर हम माइनस साइन हमने नहीं लगाया तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस 0.5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो माइनस डबल माइनस था तो माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए जो है यहाँ पे 0.5 पॉजिटिव में आया, लेकिन यहाँ पे माइनस 0.5 आया। रही बात अगर हमने साइन लगाया, विद साइन यूज किया, तो यही वैल्यू आई 0.5। चलो अगर हमने बोल भी दिया ये आया 0.5 ये आया 0.5, यहां भी अगर हम यही चीज यूज करते हैं, यहां 0.5 वैल्यू आ रही है माइनस में, अगर यहां भी हम नहीं लगाते साइन तो ये 2 की बजाय आता -2। अब यही चीज आप देखिए, -2 ज्यादा बड़ी वैल्यू है या -0.5? ऑब्वियस ही बात है -0.5 इज ग्रेटर देन -2। यही हम एक और एग्जांपल यहां लेते हैं, जैसे दो हमारे पास किसी को सॉल्व करके इलास्टिसिटीज आ रही है, एक की वैल्यू आ रही है -3, एक की आ रही है -2। क्योंकि 0.5 में आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए हम इसको थोड़ा चेंज करके -3 और -2 को लेते हैं।
क्योंकि दोनों के साथ माइनस आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने पहले से साइन फिक्स नहीं किया। इधर आ रहा है -3, इधर आ रहा है -2, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है? -2, बिल्कुल -2। लेकिन इलास्टिसिटी क्या ज्यादा शो कर रहा है, 3 या 2? ऑब्वियस सी बात है 3। जैसे यही पे ही था, अगर हम इधर भी माइनस साइन ना लगाते, यहाँ जैसे -0.5 आ रहा है, यहाँ जैसे -2 आ रहा है, लेकिन इसको जब हमने सॉल्व किया था तब इलास्टिसिटी तो हमारी ज्यादा 2 की आ रही थी ना, टेबल्स की आ रही थी ना। वैसे ही यहाँ पे भी -3 और -2 जब हमारे दो निकले, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन पहले से यूज नहीं किया, तो बड़ी वैल्यू तो -2 है, क्योंकि नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही वो बड़ी वैल्यू होगी। लेकिन इलास्टिसिटी तो ज्यादा 3 की होनी चाहिए, तो इसलिए हम ये नेगेटिव साइन पहले से एक लगा के रखते हैं, ताकि वो नेगेटिव नेगेटिव को हटा के हमारा जो फाइनल जो इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट आए, जैसे 0.5 ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, ये 2 इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कोफिशिएंट आए वो पॉजिटिव आए, ताकि ये कंफ्यूजन हट जाए। कि कुछ लोग कहेंगे कि जी नेगेटिव साइन तो जितना छोटा होता है उतनी ज्यादा उसकी बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो तुम दूसरे वाले को इलास्टिसिटी बड़ी कह रहे हो। ठीक है, तो अगर हम ये यूज करते हैं पहले से एक नेगेटिव साइन, तो हमारी वैल्यू जो है पॉजिटिव आएगी। हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसके हिसाब से हम इजीली बोल सकते हैं कि जिसकी पॉजिटिव में तो जिसकी बड़ी होगी उसी की इलास्टिसिटी भी बड़ी है उस हिसाब से। जैसे यहाँ 0.5 और 2 आ रहा है, तो 2 बड़ा है और दोनों ही पॉजिटिव है, तो 2 बड़ा भी और 2 की इलास्टिसिटी भी ज्यादा है। यही चीज यहाँ पे हो जाएगी। अब -3 -2 की बजाय 3 और 2 आ रहा है, तो अब तो हम इजीली बोल सकते हैं 3 बड़ा भी और 3 की इलास्टिसिटी भी ज्यादा है। दैट्स द मेन रीजन कि पहले हम परसेंटेज में निकालते हैं, और दूसरी चीज हम पहले से एक नेगेटिव साइन प्रीफिक्स करते हैं। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट विल बी रिलेटेड टू स्लोप। सो गाइस, अब देखते हैं हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनके बीच का रिलेशन, इनके बीच का डिफरेंस थोड़ा बहुत। तो स्लोप हमने जितने भी अभी पिछली वीडियोस भी देखी है, सब में ग्राफ्स जो देखे हैं, स्लोप निकालने का हर एक में ही सेम फॉर्मूला होता है, दैट इन चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन में चेंज इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे वाई एक्सिस पे देखिए प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है, तो यही चीज यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो स्लोप बेसिकली इसमें डिमांड कर्व में शो क्या करता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू चेंज इन प्राइस। और यहाँ पे टोटल चेंज या एब्सोल्यूट चेंज की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही। जैसे इलास्टिसिटी में हमने देखा था परसेंटेज चेंज की बात हो रही थी, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज की बात हो रही है। जैसे हमने पिछला जो एग्जांपल देखा था उसमें पहले हमने एक एब्सोल्यूट चेंज का एक एग्जांपल दिया था, दिखाया था आपको टेबल्स और चेयर्स का, वही चीज यहाँ पे मेन बात हो रही है कि यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज की बात हो रही है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है, परसेंटेज चेंज। और हमने उस एग्जांपल में एक चीज पाई भी थी कि एब्सोल्यूट चेंज की बजाय परसेंटेज चेंज क्यों ज्यादा जो है यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे हम एक ग्राफ देखते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व है, क्वांटिटीज ये 10 20 25 30 40 और ये नीचे 10 20 30। पहले हम ये जैसे सी पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे प्राइस 30 रुपीज है और क्वांटिटी 20 है। अब जो है प्राइस में चेंज आया, प्राइस जो है बाय 5 यूनिट डिक्रीज हो गया, कितना, सी टू डी। ये देखिए यहाँ पे ये 25 है, 25 डी पॉइंट पे, सी टू डी नीचे गया -5, 30 से 25 तक गया, तो चेंज कितना है, -5 का। ये सी डी जो है 5 का चेंज है, -5 यू कैन से 25 - 30 दैट इज -5। और इधर तो फिर क्वांटिटी आगे बढ़ेगी, प्राइस यहाँ से नीचे गया सी टू डी, तो क्वांटिटी डिमांडेड आगे बढ़ेगी डी टू ई, ये राइट की तरफ जा रही है, 20 to 30 हो गई, डी ई जो कि ये है 20 to 30, तो 10 का चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज बाय 10। तो ये हमने देखा कि चेंज इन प्राइस यानी कि सी डी की वैल्यू है -5 और चेंज इन क्वांटिटी यानी डी ई की वैल्यू है 10। ओके, इसमें हमने देखा, तो अब उसको हम इसमें पुट करेंगे। जब चेंज इन प्राइस हमने डाला -5, चेंज इन क्वांटिटी डाला 10, तो स्लोप हमारा आया -1/2। ओके, ये है स्लोप। अब स्लोप का फॉर्मूला ये देखिए क्या है, चेंज इन प्राइस अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। ये हमने एब्सोल्यूट चेंज जो है बता रहा है, इसी एग्जांपल में ये यही चीज बता रहा है
कि इट शोज डिक्रीज इन प्राइस बाय 1 यूनिट कॉज 2 यूनिट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, ये जो है स्लोप, यही चीज इससे ये निकल के आ रहा है कि अगर 1 यूनिट जो है प्राइस की कमी हुई तो 2 यूनिट जो है क्वांटिटी बढ़ेगी। ओके, यही बात हम इलास्टिसिटी में देखते हैं। ये फॉर्मूला देखिए, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस। इन दोनों में कोई रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे, चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी को उल्टा कर देंगे तो बनेगा चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस। तो अगर इसकी जगह हम इसका अपोजिट डाल दें इस फॉर्मूले में आगे, तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस की जगह हम 1 अपॉन स्लोप लिख सकते हैं। 1 डिवाइड बाय स्लोप यानी अपोजिट ऑफ स्लोप, ओके, इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आई है, अगर हम इसे यहाँ डालेंगे और यहाँ पे प्राइस, इनिशियल प्राइस और इनिशियल क्वांटिटी 30/20, तो वैल्यू आ गई 3 इलास्टिसिटी की। तो ये चीज, यही चीज शो कर रहा है कि अगर 1% जो है चेंज आएगा प्राइस में तो 3% चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। इलास्टिसिटी ये चीज शो कर रही है। तो इन दोनों के बीच से ये पता चलता है कि स्लोप जो है एक तरीके से इनवर्सली रिलेटेड है इलास्टिसिटी से। ओके, अगर देखिए स्लोप, हमारा स्लोप की वैल्यू जितना ज्यादा होगी, अगर ये 1/2 की बजाय 1 होता या 2 होता तो इलास्टिसिटी की वैल्यू उतनी कम हो जाती। यही अगर स्लोप की वैल्यू जितना कम होती जाएगी, इलास्टिसिटी हमारी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो स्लोप और इलास्टिसिटी में इनवर्स रिलेशन है। स्लोप ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी कम होगी, स्लोप कम होगा तो इलास्टिसिटी ज्यादा होगी, यानी चेंज ज्यादा आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। ये चीज यही शो करती है, क्योंकि ये 1 बाय स्लोप है। मैं मानता हूं मल्टीप्लाई में प्राइस इनटू क्वांटिटी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज भी तो शो कर सकते हैं 1 बाय स्लोप। ये चीज भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो अगर ये प्राइस बाय क्वांटिटी सिमिलर रहे, उसमें चेंज ना आए, तो 1 बाय स्लोप क्या शो करेगा? खाली 1 बाय स्लोप तो यही चेंज शो करेगा ना कि अगर स्लोप की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होती जाएगी, इलास्टिसिटी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट है। ओके, सो ये यही शो करता है। तो ये है रिलेशन क्वांटिटी, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, लेट्स मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमने जो डिमांड कर्व देखा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व था। उसमें हमने देखा था कितने से चेंज होने से कितना फर्क पड़ रहा था, स्लोप के हिसाब से उसका रिलेशन देखा। अब यहाँ पे हम 3 ऐसी डिस्टिंक्ट सिचुएशंस देखेंगे जहां पे डिमांड कर्व थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको इलास्टिसिटी की वैल्यू पता चलेगी जो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ये पहली सिचुएशन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व यू हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कब बनेगा? ये सिचुएशन कहलाती है पहले तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। यू नो, परफेक्टली इलास्टिक, जो पूरी तरह से इलास्टिक है। इट शोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है इंफिनिटी। अब जरा सोच के देखिए, जब वैल्यू उसकी इलास्टिसिटी की 3 आ रही थी तो हम बोलते हैं 1% चेंज होने से 3% चेंज आ रहा है डिमांड में। 4 आएगी तो 1% चेंज होने से प्राइस में 4%। इंफिनिटी का क्या मतलब हुआ? यानी कि थोड़ा सा भी चेंज होने से डिमांड में इंफिनिट चेंज आ रहा है। थोड़ा भी समझे यही चीज। इट शोज व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज इनफिनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। थोड़ा सा भी चेंज प्राइस में इनफाइनाइट चेंज ला सकता है क्वांटिटी डिमांडेड में। जितना मर्जी चेंज हो सकता है क्वांटिटी डिमांडेड, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज आपकी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व की है, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इंफिनिटी। अ स्मॉल राइज इन प्राइस वुड लेड टू जीरो डिमांड। इसलिए ये देखिए, यहाँ पे हमने डिमांड का बनाया, ये प्राइस की वाई एक्सिस पे प्राइस 4 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। ये देखिए आगे बढ़ता रहेगा, जितना मर्जी क्वांटिटी डिमांडेड हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। 10 हो, 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यही चीज, इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये प्राइस 4 से जरा सा भी ज्यादा हो गया, 5 हो गया या 6 हो गया, तो क्वांटिटी डिमांडेड बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 4 पे रहेगी।
जब प्राइस इसका 4 है तभी जो है क्वांटिटी लोग डिमांड करेंगे, और वो कितनी करेंगे वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका प्राइस जरा सा भी बढ़ गया तो लोग इसका डिमांड बंद कर देंगे, यही चीज है। तो यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1/0, इसका स्लोप 0 है बिल्कुल, क्योंकि यही चीज बोलिए जरा सा भी प्राइस में बढ़ोतरी हुई तो इसकी डिमांड 0 हो जाएगी। तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी को आप किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करो p/q के साथ, आंसर तो इन्फिनिटी आएगा। तो 1/0 क्योंकि उसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो दैट्स व्हाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी। तो यही चीज है, प्राइस इज 4, यहाँ पे प्राइस 4 है हर क्वांटिटी डिमांडेड पे। ओके, तो ये था पहला हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। अब समझो अगर ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन हो डिमांड कर्व, तो इसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, तब क्या सीन होगा? इट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ पे 0, और ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। क्योंकि यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, इधर जो है क्वांटिटी जितनी मर्जी थी, इधर देखिए क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ 4 है हर एक प्राइस पे। ये यही चीज शो कर रहा है कि प्राइस चाहे जो भी रहे, प्राइस चाहे जो भी रहे, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 4 ही रहेगी, चाहे प्राइस बढ़ता रहे चाहे प्राइस कम हो जाए। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है आपकी 0। ओके, सो ये तो हमने 2 सिचुएशन देखी, यहाँ लिखा है 3 सिचुएशंस। तो जाते हैं आप तीसरी सिचुएशन पे। तो ये हमारी तीसरी डिस्टिंक्ट सिचुएशन है। चलो वहां पे तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक था, यहाँ पे इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी। सुनने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना, इसका शेप भी देखिए, किसी को पैरेलल नहीं है, ना वाई एक्सिस को ना एक्स एक्सिस को। तो इसमें ऐसी खासियत क्या है, ये इतना डिस्टिंक्ट क्यों है बाकियों से? इससे पहले हम एक चीज जानते हैं, डू यू नो व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर हम अपना निकालते कैसे हैं? एक्सपेंडिचर वही हुआ कि हमारा खर्चा कितना है। समझो हमने 5 गुड्स पे खर्चा किया, खाली खर्चा ऐसा ही नहीं पता चलेगा, उसके साथ उसका प्राइस भी पता होना चाहिए। समझ लो 5 गुड्स हम खरीद रहे हैं, उनका प्राइस 4 रुपए है, तो 5 × 4 मेरे कितने रुपए लगेंगे? 20 रुपए। 20 रुपए मेरे लगेंगे। यही अगर खर्चा जो है मैं 4 गुड्स पे कर रहा हूँ लेकिन उनका प्राइस 5 है, तब भी 4 × 5 एक्सपेंडिचर तो मेरा तब भी 20 रुपए ही हुआ। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही हुआ हमारा एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन ऑल रेक्टेंगुलर एरियाज आर इक्वल। ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है, ये P1 0 BF या P1 FP या ये FBEJ, ये तीनों जो रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं, इन तीनों का जो वैल्यू है, इनका एरिया जो है वो इक्वल है। एरिया कैसे पता चलेगा? जैसे ये पहला रेक्टेंगल है OP1, O × P1 ये प्राइस है इतना, और O × B ये क्वांटिटी है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, OP1 × OB, तो ये आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा। ऊपर वाला रेक्टेंगल देखो P1P और P1F, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो यही चीज, लेकिन ये रेक्टेंगल बने क्यों है, हम थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में। ये चीज बोलता है कि जो सारे रेक्टेंगल्स का एरिया है वो इक्वल है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट नो मैटर व्हाट प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। ये यही चीज बोलता है कि प्राइस जितना मर्जी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम ही रहेगा। अब ये पहले जैसे OB प्राइस था और उस पे हमने लिया OP, ओके, हमारा प्राइस पे OB क्वांटिटी था, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये वाला आया रेक्टेंगल। इधर OE और OP1, जब प्राइस जो है डिक्रीज होकर P से P1 हुआ और क्वांटिटी B से E तक पहुंचा, तो OE और OP1 इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रेक्टेंगल आया OEJP1, ये लंबा वाला और ये लंबा वाला, इन दोनों का एरिया सेम ही आएगा। यही चीजें शो कर रहा है, प्राइस चाहे कम हो OP1 रहे
या ओ पी रहे, क्वांटिटी ओ बी या ओ ई जो भी रहे, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर हमारा सेम ही आएगा। ये जो रेक्टेंगल निकलेंगे ये या ये, इनका एरिया सेम ही रहेगा। यही चीजें शो करना चाहता है कि एरिया हमारा सेम ही रहेगा, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब कि ये सिचुएशन है यूनिटरी इलास्टिक की, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1, यानी कि 1% प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में भी 1% चेंज आएगा। जितना प्राइस बढ़ा है उतनी ही क्वांटिटी कम होगी, जितना प्राइस कम हुआ है उतनी ही क्वांटिटी बढ़ेगी। कोई फर्क नहीं आएगा, हर चेंज पे सेम ही रहेगा। इसलिए ये वैल्यू इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 1 है। ये है यूनिटरी इलास्टिसिटी का केस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, तो अब हमने पहले देखा एक जो हॉरिजॉन्टल था इंफिनिटी इलास्टिक, एक दूसरा जो वर्टिकल था जीरो इलास्टिक, और ये यूनिटरी इलास्टिक। तो अब आप ये जान सकते हैं क्योंकि हम यहाँ ये परसेंटेज के उस पर निकाल रहे हैं, तो मिनिमम परसेंटेज कितनी रही 0, और मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जा ही रही है। ओके, तो अब हम क्या, और इन दोनों के बीच में क्या आया 1। अब ये 1 को हमने यहाँ पे यूनिटरी इन दोनों के बीच में एक 1 को क्यों डाला? अब हम जो है डिमांड को या तो इलास्टिक बोल सकते हैं इन इलास्टिक, ये हम इसके थ्रू यूज करके हम पता लगाते हैं कि डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक। सपोज अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आई तब तो वो यूनिटरी इलास्टिक ही है। ओके, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 से ज्यादा आई तो ये क्या बताता है कि 1% चेंज प्राइस ज्यादा चेंज लेके आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में 1% से। प्राइस में अगर 1% चेंज ही आया तो क्वांटिटी डिमांडेड में 1% से ज्यादा चेंज आएगा, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस से ज्यादा बढ़ेगी। ओके, उसका चेंज ज्यादा होगा। लेकिन इन इलास्टिक हम उसको कब कहेंगे? जब वो 1 से कम हो। जब 1% प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में 1% से भी कम चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल यू कैन से 0.5, अगर प्राइस 1% बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड से 0.5% ही बढ़ेगी, तो वो इनइलास्टिक कहलाएगा। अब वो अगर और भी उसकी वैल्यू कम होती रही, 0.5 से भी और नीचे गया 0.2, 0.1, तो और भी ज्यादा इनइलास्टिक होता रहेगा। रही बात अगर ये 1 से ज्यादा 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, जितना आगे बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा वो इलास्टिक होता रहेगा। इसलिए इंफिनिटी आपका परफेक्टली इलास्टिक हो गया, एंड 0 जो नीचे जाते 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 0 तक पहुंच गया तो वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया। और 1 के इक्वल तो हमारा जो है यूनिटरी इलास्टिक है ही है। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक डिस्टिंक्ट सिचुएशंस का खत्म होता है। लेट्स गो फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं? यहाँ पे बेसिकली देखिए लिखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई और लो डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। बहुत से ऐसे फैक्टर्स है जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं कि वो ज्यादा है या कम है। अब यूनिटरी इलास्टिक हमने देखा था, इलास्टिक देखा था, इन इलास्टिक देखा था। इलास्टिक में भी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। इन इलास्टिक में भी ऐसा हो सकता है ज्यादा इन इलास्टिक है या कम इन इलास्टिक है। तो यही चीज के फैक्टर ऐसे बहुत सारे होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऐसे बहुत सारे होते हैं जो इफेक्ट करते हैं कि वो गुड जो है वो हमारा इलास्टिक होगा, ज्यादा इलास्टिक होगा, कम इलास्टिक होगा एंड ऑल। तो बहुत से ऐसे डिटर्मिनेंट्स है। सबसे पहला जैसे यहाँ पे है नेचर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का नेचर वो भी इफेक्ट करता है उस गुड के बारे में बताने में कि वो गुड इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, कैसा होगा। ओके, सबसे पहला नेसेसिटीज। अब नेसेसिटीज में आते हैं जैसे हमारा सॉल्ट हो गया। अब सॉल्ट तो बिल्कुल हमारी नेसेसिटी आई है, हर बंदे को चाहिए होता है खाने में, बिना सॉल्ट के आई डोंट थिंक कोई खाना खा पाएगा। दूसरा केरोसिन ऑयल हमें बहुत जरूरी होता है। सीजनेबल वेजिटेबल्स, ओके, सीजनल वेजिटेबल्स भी बहुत जरूरी होती है, हर लोग खाता ही है एंड ऑल। तो ये ऐसे बहुत से फैक्टर्स है। बेसिकली नेसेसिटीज में आप कह सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान, यू कैन से हर बंदे को चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो हाँ, अब यहाँ पे ये चीज आप मत सोचिए कि अगर
यहाँ पे कपड़ों की बात हो रही है तो यहाँ देखिए नीचे एक वर्ड लिखा है, हाँ, फैशनेबल गारमेंट्स। ये वो गारमेंट्स है जो अपन शो ऑफ करने के लिए हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं तब पहन के जाते हैं। दूसरे गारमेंट्स हुए जो हर बंदे को पहनना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे नेसेसिटीज में उनकी बात हो रही है जो हर बंदे को चाहिए ही चाहिए। मकान भी ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़े बड़े लग्जरी हाउसेज है, नोप, मकान भी नॉर्मल जो है। तो यहाँ नेसेसिटीज में वो नेसेसिटी रोटी कपड़ा और मकान की बात हो रही है, ना कि दोस्त जो लग्जरीज में आते हैं हमारे। ओके, तो ऐसी नेसेसिटीज जरूरत तो हर इंसान को है। आजकल तो वो भी आई थिंक नेसेसिटी हो गई है कि पेट्रोल आप देख लिए हर घर में कोई ना कोई स्कूटी तो होती है, कम से कम उसके लिए भी पेट्रोल तो चाहिए ही चाहिए। वो भी आजकल हमारी नेसेसिटी हो ही गई है। खैर, पर ना मानो उसे तो ज्यादा वो है। आप इनको थोड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, सॉल्ट, केरोसिन ऑयल और सीजनल वेजिटेबल्स। तो ये इनकी डिमांड जो है इनइलास्टिक होती है काफी हद तक। क्यों? क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो सॉल्ट है, केरोसिन ऑयल है, ये जो सब्जियां है, ये बहुत जरूरी है। इनके अगर प्राइस बढ़ भी जाए फिर भी जो है हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा कम कर दे। हाँ, थोड़ी कम होंगी लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारी जरूरत है, बहुत ज्यादा इनकी हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए इनके प्राइस बढ़ने पे भी हम इतना ज्यादा इनकी डिमांड कम नहीं कर पाते, इसलिए ये आती है इनइलास्टिक डिमांड में। दूसरा, लग्जरीज। अब लग्जरीज में आ गए कॉस्टली जो फर्नीचर होते हैं, जो फैशनेबल गारमेंट्स होते हैं, जो पार्टी वगैरह में हम पहनते हैं। ओके, एयर कंडीशनर हो गया एंड ऑल, बहुत सी सारी चीजें जो लग्जरी आइटम्स है। आई थिंक यू नो व्हाट आर लग्जरीज। के जो लग्जरी आइटम्स है उनकी डिमांड जो है काफी हद तक इलास्टिक होती है। ओके, तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। इनके अगर प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाए तो हम इनकी डिमांड भी कम कर देते हैं कोई, क्योंकि इनकी हमें इतनी जरूरत नहीं होती। ये तो खाली जस्ट शो ऑफ करने के लिए होती है, इतनी ज्यादा इनकी हमें नीड नहीं होती। तो इनकी डिमांड हम आराम से कम कर सकते हैं, इसलिए इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। ओके, तीसरा, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स यहाँ पे है। जॉइंटली डिमांडेड एक एग्जांपल ले सकते हैं जो गुड्स साथ में यूज हो सकते हैं, जैसे इसी का ही ले लीजिए, पेन और इंक। ओके, तो इनकी जो है इलास्टिसिटी मॉडरेट होती है। दिस गुड्स है मॉडरेट इलास्टिसिटी। फॉर एग्जांपल लेके चलिए, देखो अगर इंक का प्राइस बढ़ जाएगा, राइज इन प्राइस ऑफ इंक will not substantially reduce its demand if demand for pen has not reduced. Okay? अगर इंक का प्राइस बढ़ गया उसकी डिमांड कोई ऐसी कम नहीं होगी जब तक जो है प्राइस की भी पेन की भी डिमांड कम ना हो जाए। ओके, क्योंकि दोनों साथ में यूज होंगे। पेन की डिमांड अभी भी चल रही है, इंक का थोड़ा प्राइस बढ़ गया लेकिन उसकी डिमांड इतनी कम नहीं होगी, क्योंकि बिना इंक के पेन यूज हो ही नहीं सकता। तो अभी भी उसकी नीड तो हमें है ही है। तो जब तक पेन की भी डिमांड कम ना हो जाए तब तक इंक की भी डिमांड कम नहीं होगी। तो ये दोनों की डिमांड जब साथ में कम होगी, ओके, तो आप ये चीज सोच सकते हैं कि दोनों साथ में यूज होते हैं। दैट्स वाई इनकी डिमांड पे इतना ज्यादा एक की डिमांड पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो पाता है आसानी से। ओके, दूसरा हमारा फैक्टर या डिटर्मिनेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ओके, अब सब्स्टिट्यूट्स भी आपको पता है, जैसे कि टी और कॉफी। ओके, डिमांड फॉर गुड्स व्हिच हैव क्लोज सब्स्टिट्यूट इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक। अब ऐसे गुड्स जिनके सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट स्पेशली अवेलेबल होते हैं, जैसे अभी आपको बताया टी और कॉफी, उनकी डिमांड काफी ज्यादा इलास्टिक होती है। क्यों? When price of one good rises, people have option to shift to other. कि अगर प्राइस टी का बढ़ जाता है तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आराम से कॉफी पे शिफ्ट हो सकता हूं। तो इसलिए इनकी डिमांड काफी ज्यादा इलास्टिक होती है। ओके, अगर इनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो ही ना तो फिर तो शिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। सॉल्ट इज सॉल्ट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सॉल्ट की जगह यूज कर सके आराम से। तो अगर उसका प्राइस बढ़ गया फिर भी हमें जो है इतना ज्यादा उसकी डिमांड कम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें यूसेज तो सॉल्ट की है। ओके, तो ये हमारा तीसरा डिटर्मिनेंट है मल्टीपल यूजेस। अब मल्टीपल यूजेस ऐसे गुड्स जिनके अलग अलग यूजेस है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले रखा है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत सी चीजों के लिए यूज होता है। यहाँ पे लाइट,
फैन एंड और भी बहुत सारी चीजें, जैसे आजकल तो स्टोव्स भी इलेक्ट्रिकल स्टोव्स आ गए। ओके, तो इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेस इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू इंपॉर्टेंट पर्पसेस ओनली। तो इसलिए इसका डिमांड जो है इलास्टिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसका जो है प्राइस बढ़ जाता है, समझो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ गया, तो हम खाली उसको जो है ऐसे यूजेस पे शिफ्ट कर देंगे जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिकल स्टोव जो है उसकी बजाय हम नॉर्मल स्टोव भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइट, फैन, उसके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही चाहिए ना। तो हम ऐसे यूसेज पे उनको शिफ्ट कर देंगे जो सबसे ज्यादा नेसेसरी है हमारे लिए। ओके, बाकी जो यूसेज है जिनकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो इसलिए इसकी डिमांड जो है इलास्टिक होती है। तो हमें अब इलेक्ट्रिसिटी की कम जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि अब हम खाली उसको ऐसे यूजेस पे यूज कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। बाकी जो यूजेस है वो हम यूज नहीं कर रहे, तो इलेक्ट्रिसिटी की अब हमें कम जरूरत पड़ेगी, तो उसकी डिमांड इजीली हम कम कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके मल्टीपल यूजेस है, यू कैन सी। तो इसलिए वो इलास्टिक होता है। चौथा, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज। अब पोस्टपोन करना किसी चीज को, उसके यूज को, ऐसे गुड्स जिनका जो है हम यूज आराम से पोस्टपोन कर सकते हैं, वो भी काफी ज्यादा इलास्टिक होंगे। अब इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हाँ, रेजिडेंशियल हाउस। इसकी डिमांड क्यों इलास्टिक है? आप सोच के देखिए, अभी हम किसी घर में रह रहे हैं, हमें कोई नया घर खरीदना है। ओके, अभी हम किराए पे रह रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें अपना मकान मिले, लेकिन आराम से हम खरीद पाएंगे? हमें वेट करना पड़ेगा। समझो इस टाइम जो है इंटरेस्ट, हमने लोन लेना है, लेकिन बैंक में जो है इंटरेस्ट काफी ज्यादा चल रहा है इस टाइम, तो हम आराम से लोन नहीं ले पाएंगे, काफी हमें दिक्कत होगी, बहुत महंगा पड़ेगा वो लोन लेना। तो हम अभी इसी किराए के घर पे रहना सूट करेगा हमें, लेकिन जैसे ही उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा इन फ्यूचर कभी, तो हमें लोन सस्ते में मिल जाएगा, तब हम वो घर खरीद सकते हैं। ओके, तो इसका यूज हमें जो है पोस्टपोन हम अभी कर सकते हैं। तो यही बात है, जिसका यूज पोस्टपोन हो सकता है फॉर फ्यूचर, के बाद में जाके उसको यूज करें, वेट करें जब तक उसका प्राइस कम हो जाए, हम तब तक वेट कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड भी काफी ज्यादा इलास्टिक होती है। ओके, तो ये तो थे हमारे कुछ फैक्टर्स। लेट्स मूव फॉरदर टू अदर फैक्टर्स। So guys, these are our further determinants. Fifth, our determinant is income level of buyers. अब लोगों की जो इनकम है वो भी इफेक्ट करती है जो है डिमांड के इलास्टिसिटी पे। कैसे? सोच के देखिए, अगर किसी बंदे की इनकम हाई है, बहुत ज्यादा अमीर है, उसे फर्क पड़ेगा प्राइस के ज्यादा कम होने से? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप अंबानी के पास जाइए, एक गुड पहले 1,000 रुपए का मिल रहा है, फिर 2,000 का मिल रहा है, फिर 3,000 का मिल रहा है, वो 10,000 का भी मिलेगा तब भी वो उसे जाके खरीद लेगा। ये चीज, खैर अंबानी तो बहुत ज्यादा ही अमीर हो गया, पर फिर भी सोच के देखिए, जिसकी इनकम काफी ज्यादा हाई होगी, उसको प्राइस के कम ज्यादा होने से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसकी जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनइलास्टिक होगी। रही बात जिनकी लो इनकम है, जैसे हम लोग जो है पैसा सोच सोच के फूक फूक के खर्च करते हैं, बिल्कुल। तो हमारी जो होगी इलास्टिक डिमांड होगी, अगर किसी गुड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो हम फिर थोड़ा उसको काफी सोचने लगेंगे कि अब वो गुड खरीदना चाहिए कि नहीं, तो हमें काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उसके प्राइस से। तो इनकम लेवल ऑफ बायर्स यही चीज बताती है। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ कंज्यूमर। अब ये हैबिट वाला आप समझ ही सकते हैं, गुड्स टू विच कंज्यूमर बिकम हैबिचुअल हैव इनइलास्टिक डिमांड। अब ऐसे गुड्स जिनके लिए कंज्यूमर हैबिचुअल हो जाते हैं, थोड़ा सोच के देखिए, स्मोकर्स एंड ड्रंकर्स। कोई ऐसा जिसको शराब पीने की आदत लग गई है, रोज रात को वो शराब पिएगा। कोई ऐसा जो हर 3-4 घंटे में एक सिगरेट पीता है, आपको लगता है वो छोड़ सकता है अपनी आदत? बिल्कुल नहीं। चाहे प्राइस बढ़ते रहे फिर भी वो जरूर, चाहे वो ड्रंकर्स हो चाहे वो स्मोकर्स हो, जरूर शराब पिएंगे, जरूर जो है स्मोक करेंगे। तो ये चीज भी है कि वो इनइलास्टिक उनके लिए डिमांड बन जाती है। तीसरा, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। अब प्रपोर्शन ऑफ इनकम बेसिकली कितना हम उसके ऊपर इनकम स्पेंड कर रहे हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुड्स टू विच कंज्यूमर स्पेंड लो इनकम, ऐसे गुड्स हो गए जिसपे हमें ज्यादा इनकम स्पेंड नहीं करनी पड़ रही, जैसे टूथपेस्ट हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, सस्ते सस्ते आते हैं, कोई ज्यादा महंगे नहीं है, तो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। समझ लो न्यूज़पेपर 5 रुपए का आ रहा है, अब वो 6 रुपए का हो गया, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमें। रही बात वो गुड्स जिन पे हाई प्रोपोर्शन जो है हमें स्पेंड करना पड़ रहा है, एक गाड़ी जो है हमें जो है 20 लाख की मिल रही थी, अब वो जो है 20 से 21 लाख की हो गई, फर्क तो पड़ेगा हमें। देखो उनकी डिमांड जो है इलास्टिक होगी, जिन पे हमें बहुत ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है, अगर वो महंगे होंगे तो लोग जो है उसकी डिमांड आराम से कम कर देंगे, ये तो उनकी इलास्टिक डिमांड होगी। नेक्स्ट, प्राइस लेवल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज हाई एट हाई प्राइस लेवल एंड लो एट लो प्राइस लेवल। वही बात होगी बेसिकली, थोड़ा बहुत इसी से रिलेटेड। यहाँ पे जो है जिनका गुड्स का प्राइस हाई होता है उनका जो है डिमांड भी इलास्टिक होता है। यही चीज आप वही एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जो कार्स वगैरह है, स्कूटर्स वगैरह है, वो बहुत महंगे महंगे हैं, उनके पहले ही वो बहुत महंगे हैं, उनके प्राइस और बढ़ेंगे तो आराम से बहुत ज्यादा डिमांड उनकी कम हो जाएगी। रही बात वही जिनके प्राइस बहुत सस्ते सस्ते है, अब जैसे मैगी ले लीजिए, पहले 12 रुपए की आती थी, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता था, लोग आराम से खरीदते थे, 12 से अब 14-15 की हो गई, अभी भी उतने ही लोग खरीदते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका प्राइस बहुत पहले ही कम बहुत कम है, क्या सोचेंगे ज्यादा। टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड भी एक पॉइंट है, डिमांड इज इलास्टिक इन शॉर्ट पीरियड, इलास्टिक इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो अगर थोड़ा ही टाइम है, शॉर्ट पीरियड में देखो लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम वगैरह सब कुछ कांस्टेंट रहती है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन लंबे समय के बाद हमारे हैबिट्स में चेंज हो सकते हैं, हमारी इनकम में भी चेंज आ सकता है, तो इन लॉन्ग पीरियड जो है प्राइस जो है ज्यादा इलास्टिक होता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो थोड़ा इलास्टिक रहता है, प्राइस बढ़ेगा कम होगा तो हम उसको ज्यादा डिमांड को अपनी चेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन लंबे समय में समझ लो, पहले हमें एक गुड पसंद आता था, अब काफी लंबे टाइम बाद हो सकता है कि हमारे हैबिट्स चेंज हो जाए, अब हमें वो ना पसंद आए, हमें कोई दूसरी चीज पसंद आने लग जाए, तो अगर उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो अब हम दूसरी चीज पसंद करते हैं तो हम दूसरी चीज पे शिफ्ट हो सकते हैं आराम से। ओके, तो यही चीज है कि टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम में इलास्टिक होता है, लॉन्ग टाइम आई मीन शॉर्ट टाइम में इनइलास्टिक होता है, लॉन्ग टाइम में वो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ओके, तो इसी के साथ जो है ये सारे फैक्टर डिटरमिनेंट्स खत्म हुए और ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। ओके, दिस वाज द लास्ट टॉपिक एंड ये टॉपिक भी अब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी क्या रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में ये था चैप्टर 6 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस करे हैं 4th 5th 6th एंड ऑल, उसमें हम जो है कंज्यूमर की बात आ रही है, बेसिकली डिमांड की, डिमांड इज रिलेटेड टू कंज्यूमर। लेकिन जब हम स्टार्टिंग की हमने वीडियोस देखी थी उसमें हम दो फैक्टर्स की बात कर रहे थे, डिमांड सप्लाई डिमांड सप्लाई। अभी तक हमने जो कुछ वीडियोस में है डिमांड के बारे में ही नोटिस किया, वो डिमांड रिलेट कर रहा है सारा कंज्यूमर से। तो सोच के देखिए सप्लाई किससे रिलेट करेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर के लेके ही हम प्रोडक्शन फंक्शन पे जाएंगे। ओके, प्रोडक्शन फंक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन जो रिलेटेड है प्रोड्यूसर को लेके, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन के साथ इस चैप्टर के नेम में साथ में और लिखा रिटर्न्स टू फैक्टर। व्हाट आर फैक्टर्स? फैक्टर्स हुए बेसिकली लैंड लेबर कैपिटल। अब यहाँ पे फैक्टर्स के साथ में ये रिटर्न्स क्यों लिखा है, एनी आइडिया? चलो सोच के देखिए, हमने जो है लेबर पे हमें 10,000 रुपए मिल गए, आई मीन 10,000 रुपए हमें देने पड़े, हमारी कॉस्ट लगी लेबर की, कुछ कॉस्ट हमारी लैंड की लगी, कुछ कॉस्ट हमारी कैपिटल की लगी, वो सारे जो हमें जो है पैसे उन पे लगाने पड़े, कॉस्ट हमारी लगी, उसके बदले हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है वही हमें पता चलेगा ना। हमें कुछ खर्चा तो करना पड़ रहा है, अपनी तरफ से भी पैसे लगाने ही पड़ रहे हैं ना, तभी हमें रिटर्न मिलेंगे, हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पे बात आ रही है कि फैक्टर्स में हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, इन फैक्टर्स को लगाने पे हमें कितना, उन फैक्टर्स के जरिए हम कितनी प्रोडक्शन कर पा रहे हैं
और फिर उसके बाद हमें कितना जो है प्रॉफिट मिल रहा है, यू कैन से उन फैक्टर से हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि हमें उनके जरिए ही प्रोडक्शन करेंगे। जब हम प्रोडक्शन करेंगे उसको सेल करेंगे मार्केट में, हमारी कॉस्ट कितनी लगी है वो फैक्टर्स के उस पर डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन के उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद जब हम उनको सेल करेंगे बेचेंगे, हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा जो है उस पर डिपेंड करेगा, प्रॉफिट पे, हमें कितना प्रॉफिट मिल रहा है एंड ऑल। ओके, तो यही चीज बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत रिटर्न्स टू फैक्टर है। बाकी इसके थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। इसमें प्रोडक्शन फंक्शन की भी बात हो रही है। हम एक फंक्शन निकालेंगे जो कि हमें अलग अलग प्रोडक्शन के बारे में बताएगा, जैसे टोटल प्रोडक्ट, हम कितना टोटली प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल आपको मैं हर वीडियो में बता ही चुका हूँ मोस्टली। मार्जिनल का मतलब है चेंज, कि टोटल प्रोडक्ट में कितना कितना चेंज आ रहा है, वो चीज यहाँ पे आएगा। एक चीज यहाँ पे और आएगी, वो है एवरेज, एवरेज प्रोडक्ट। अगर आप जानते हैं कि एवरेज क्या होता है तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एवरेज प्रोडक्ट भी समझने में। बाकी इसके बारे में भी थोड़ा सोचिए, आई थिंक आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एवरेज हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एवरेज क्या होता है, यू कैन थिंक ऑफ मीन, मीन कैसे निकालते हैं, ऐसे ही हम टोटल प्रोडक्ट के जरिए एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे और मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा चेंज है। यहाँ पे एक और लॉ आएगा, वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, तो उसके बारे में भी, वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी जानेंगे इसी चैप्टर में। ओके, तो आई होप ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे प्लीज, उससे मुझे भी उतना ज्यादा फायदा होगा। मैं भी और खुशी से बहुत सारी वीडियोस बना पाऊंगा, मैं भी खुशी से बनाऊंगा, अच्छे से आपको पढ़ा पाऊंगा खुश होके, तो आपको भी और अच्छे से समझ में आ पाएगा, आपको भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा। प्लीज, तो जितना चाहे, जितना आप लाइक कर सकते हैं कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी लाइक करें, उन्हें भी बताइए एंड ऑल, और आके देखिए ये वीडियोस। तो अब वेट कीजिए थोड़ा आगे, ये आपको थोड़ा इंट्रो तो दे दिया है, नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा। सो लेट्स वेट एंड गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बाय।